हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में और किस लेवल पे हमारी वीडियोस हैं जिसको आप पढ़ के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो हमारी हेडिंग्स हैं एनसीईआरटी की, वो मैंने लिखी हुई हैं। आप सबसे पहले इसको पूरा लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर हम डिटेल में स्टडी करते रहेंगे कि कौन कौन से हेडिंग में कितने कितनी चीज़ें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और मेरी वीडियोस में आप किस तरीके से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर और आपको उन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो हेडिंग होगी वो है फ्लावर। एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। तो पहली बात यहाँ पे आई कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स आपने देखी होगी, अगर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो नाइन्थ क्लास में भी, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने क्लासिफिकेशन में बात करी कि प्लांट्स को एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड बनता है लेकिन इस सीड के ऊपर कवरिंग होती है, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो सीड बनता है बट उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड बियरिंग प्लांट का मतलब है इसमें सीड बनेगा। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है बिकॉज सीड इज नॉट इनसाइड द प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, बट एंजियोस्पर्म में सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, यानी कि सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग है तो इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म में सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। क्लियर है? तो हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमें लोगों को क्या पढ़ना है, हमें लोगों को पढ़ना है फ्लावर के बारे में। तो एंजियोस्पर्म के फ्लावर के बारे में बात करेंगे हम लोग कि उसके फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। आप लोगों ने फ्लावर की स्टडी करी होगी अगर 10th क्लास में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि फ्लावर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। उनकी भी बात करेंगे। पहले हम एक एक हेडिंग को समझा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन में देखिए, पहले तो हम आपको बता दें एक फ्लावर में जो स्ट्रक्चर हैं वो मेनली 4 स्ट्रक्चर हैं एक फ्लावर के। यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि चारों के चारों स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ। फ्लावर जिस ब्रांच से निकलता है उस ब्रांच को कहते हैं पेडिसल। फ्लावर जिस ब्रांच से निकलता है उसे क्या कहते हैं, पेडिसल। और फ्लावर के जो ओरिजिन है जहां से ये सारे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे वो पोर्शन कहलाता है थैलेमस। थैलेमस, इस थैलेमस के ऊपर फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स मतलब होते हैं छल्ले। 4 रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये आउटर मोस्ट कांटों के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कहते हैं कैलिक्स। इसके बाद पेटल्स आते हैं, जो पत्तियां पंखुड़ियां दिखती हैं वो पेटल्स हैं, वो कहलाता है कोरोला। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, इसे कहते हैं एंड्रोशियम। और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जिसे कहते हैं गाइनोशियम। क्लियर हुआ है? ये हो गया आपका एक पार्ट जिसे कहते हैं कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। देखिए, ये एक फ्लावर में बहुत ढेर सारे एंड्रोशियम होते हैं, यानी कि सबको मिला के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर हो रहा है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनेशियम, जिसकी एक यूनिट, एक स्ट्रक्चर, अगर ऐसे कई स्ट्रक्चर होते हैं जिसके एक स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पल या पिस्टल, और एंड्रोशियम के एक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। क्लियर?
तो इसका एक स्ट्रक्चर कहलाएगा स्टेमन और इसका एक स्ट्रक्चर कहलाएगा कार्पल या पिस्टल। ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पहला फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। कैलिक्स की एक यूनिट होती है और कोरोला की भी एक अलग यूनिट होती है, सेपल और पेटल। क्लियर है? तो ये सेपल और पेटल ये इसकी यूनिट्स होते हैं। हम इनके बारे में डिस्कशन हमारी डिटेल वीडियोस हैं उनमें करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसमें ये पार्ट होते हैं। ऐसे इधर भी होंगे, हमने सिर्फ इस तरफ के पार्ट बताए। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, जो ऊपर वाला है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर इसे कहते हैं नीचे वाला ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत ढेर सारे ओव्यूल्स होते हैं और जो खाली चेंबर है उस खाली चेंबर कहते हैं लॉक्यूल। तो जो खाली जगह है उसे क्या कहते हैं? लॉक्यूल। ओवरी के अंदर की जो खाली जगह है उसे क्या कहते हैं? लॉक्यूल। और इसके अंदर जो सीड प्रोडक्शन के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे कह देते हैं हम ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल हो सकते हैं या एक ओव्यूल हो सकता है। क्लियर? ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा बन गया था, ये है ओव्यूल। क्लियर? इस डायग्राम को बना लीजिएगा। हम फिर इसको हटा रहे हैं, आगे हम लोग चाहे आप बैक करके वीडियो में देख लीजिएगा। हम अपनी अगली हेडिंग से ऊपर आते हैं कि हमें और आगे क्या पढ़ना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमारा जो ऑर्गन है, हमने ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि फ्लावर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स हैं। फर्टिलाइजेशन जानते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, और उसको हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीजें हैं और उनके बारे में। तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जैसे हमने स्टेमन की बात करी, हमने कहा यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसे स्टेमन कह रहे हैं। स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है? इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है पिस्टल या कार्पल, और उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक होता है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। व्हाट इज गैमेटोफाइट? तो गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो असल में गैमेटोफाइट स्टेज है। बेसिकली यहाँ पे आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम दिए देते हैं, जिससे आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट समझना आसान होगी। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है और प्लॉइडी क्या होती है? तो प्लॉइडी या प्लॉइड स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पे आपने कहा कि हम लोग जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब है अगर क्रोमोसोम्स के नंबर सेट में है 23 + 23, हमारे टोटल आते हैं 46 क्रोमोसोम। यानी अगर एक पेयर में क्रोमोसोम मिल रहा है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, तब उसे कहेंगे डिप्लॉइड, यानी पेयर 2n कंडीशन। n इज सिंगल और सिंगल को कह देते हैं हैप्लॉइड। अगर एक n होगा तो वो हैप्लॉइड कहलाएगा, यानी एक सेट है तो उसे हैप्लॉइड कहेंगे, 2 सेट हैं तो उसे डिप्लॉइड कहेंगे, 3 सेट हैं तो ट्रिप्लॉइड कह देंगे, 4 होंगे तो टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो प्लॉइडी की कंडीशन क्या होती है? कितने सेट हैं उसे क्या कहते हैं? प्लॉइडी। एनसीईआरटी में ये टर्म आएगा, इसलिए आप लोग इस टर्म से थोड़ा सा रूबरू हो जाइए कि ये टर्म क्या है, कैसे हम लोगों को इसकी डिफाइन करना है। तो प्लॉइडी क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर प्लॉइडी। एक होगा तो हैप्लॉइड n से लिखते हैं, 2 होगा तो डिप्लॉइड 2n से लिखते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ी आगे। तो यहां पे अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा तो उसे कहते हैं गैमेटोफिटिक फेज। अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो वो होता है गैमेटोफिटिक फेज। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसीलिए एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स
को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे कह देंगे स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग अपने डिटेल वीडियोस में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा है। इवेंट्स की बात कर लें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोर। देखिए पॉलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। आप इसको पूरा चार्ट पहले बना लीजिएगा, वीडियो की शुरुआत में जाके आप पूरा चार्ट उतार लीजिएगा, उसके बाद हम इस पे चीज़ों को हेर फेर करते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा, अपना इंट्रोडक्शन पूरा समझ जाएंगे। माइक्रोस्पोर का मतलब है पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, जब कभी माइक्रोस्पोर की बात होगी तो पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए जब वर्ड बायो में आता है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो हम कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। और इसके बाद पिस्टल के अंदर मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस में बात करेंगे। तो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में, ये इसकी बात कर लेंगे हम लोग कि एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है, और इसकी बात करेंगे पॉलन ग्रेन की, तो हम बात कर रहे होंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद बात करते हैं पॉलिनेशन की। देखिए मेल पार्ट जो था फ्लावर का, अभी हमने आपको दिखाया था मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट ये था। क्लियर हो रहा? तो मेल पार्ट में बन रहे हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहां बन रहे हैं? मेल पार्ट में। और फीमेल पार्ट में है ओव्यूल, यानी दूसरा गैमीट यहाँ है, फीमेल पार्ट में यहाँ एम्ब्रियो सैक में। क्लियर हो रहा है? तो पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट तक जाना, यानी मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। या पॉलिनेशन को सिंपल हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से, सॉरी पॉलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। अब देखिए ये एक फ्लावर भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कई फ्लावर होंगे तो पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जा सकता है। तो पॉलिनेशन जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। काइंड्स, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी, इसको हमने 3 टाइप में बांटा है। ऑटोगैमी का मतलब है कि एक ही पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर का अपने ही स्टिग्मा के ऊपर आ जाए। क्लियर है? अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया था, स्टिग्मा बताया था। तो पॉलन ग्रेन एंथर से उठे और स्टिग्मा पे चला जाए तो हम कह देंगे एक ही फ्लावर में, तो उसे कहेंगे ऑटोगैमी। अगर एक ही फ्लावर की, अगर एक ही प्लांट है उसमें एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ से उठ के इस फ्लावर पे चला गया, यानी जेनेटिकली सिमिलर हो और फंक्शनली ये डिसिमिलर है, यानी ये दो अलग अलग फ्लावर है लेकिन जीन्स दोनों के एक ही होंगे, तो हम इसे कहेंगे जीटोनोगैमी। और अगर कहें कि भाई सब दो फ्लावर अलग अलग है, यहाँ है और एक यहाँ है, और यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, दो अलग अलग प्लांट्स पे जा रहा है, तो उस कंडीशन कह देंगे जीनोगैमी। तो पॉलिनेशन समझ में आया, 3 टाइप का होता है। क्लियर हुआ? पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन्स का जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए एजेंसीज कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं। तो बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक जब भी वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज हो रहा है? लिविंग के लिए। तो बायोटिक वर्ड हो रहा है लिविंग के लिए, और एबायोटिक वर्ड किसके लिए हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि लिविंग एजेंट हमारा बैट हो सकती है, बर्ड्स हो सकती हैं, स्नेल्स हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इंसेक्ट हो सकते हैं। वो अगर पॉलन ग्रेन को यहाँ से और यहाँ तक ले जा रहे हैं तो उस एजेंट्स को क्या कहेंगे? बायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट्स की बात अगर करी जाए, यानी विंड हो गई, वाटर हो गया, तो एबायोटिक है, ये विंड में जान नहीं, वाटर में जान नहीं, फिर भी ये पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करा रहे हैं, और अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम उसे क्या कह देंगे? हम कह देंगे एबायोटिक एजेंट्स। अब बात आती है, यहीं पे ही हम लोग पढ़ेंगे कि एबायोटिक एजेंट्स में ऐसी, फिर पॉलन ग्रेन में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो हल्के हों, तभी तो हवा के साथ उड़ सकते हैं, हल्के होना चाहिए, और जब स्टिग्मा तक पहुंचे इस वाले एरिया तक तो ये फेदरी होना चाहिए ताकि यहाँ पॉलन ग्रेन्स आसानी से आ जाए,
और इसी तरीके की बातें हम लोग करेंगे कि कौन कौन से एडेप्टेशन प्लांट्स में होते हैं। तो ये किसमें बात करेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। ऐसे बायोटिक एजेंट्स में भी बात करेंगे कि भाई साहब इंसेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन्स ले जाएगा ही क्यों, भाई इंसेक्ट को ऐसे क्या जरूरत आ गई कि भाई वो पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, उसे कुछ ना कुछ फायदा होगा ना। वो फायदे के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है, देखिए नेक्टर हो सकता है। नेक्टर वो रस होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, फ्लावर के अंदर, इंसेक्ट उसे पीने के लिए आता है। हनी बीज में आपने सुना होगा कि हनी बनाती है वो नेक्टर ही लेके जाती है फ्लावर से, तो ये नेक्टर की तलाश में आएंगी और ये पॉलन ग्रेन उसके ऊपर शेड हो जाएंगी और पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है। आउट ब्रीडिंग, तो ये एबायोटिक फैक्टर हो गए कि इसी तरीके से कुछ एग लेइंग के लिए आएंगे कि भाई उसको बड़ी जगह मिल गई है, वो एग लेइंग कर सकती है। क्लियर है। तो ये बायोटिक एजेंट्स हो गए। और बायोटिक एजेंट्स को क्या कौन सी चीजें चाहिए होंगी, तो फ्लावर्स ऐसे क्या मॉडिफिकेशन करें, कलर उनमें अच्छा होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें, बड़े होना चाहिए फ्लावर, ऊंचे होना चाहिए फ्लावर, ये सारी कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। अब हम लोग बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। देखिए जब पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट से अपने ही फ्लावर के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर गए और यहीं ग्रो कर गए और इससे एक नया सीड बन गया। भाई मेल फीमेल गैमेट यहाँ मिलेंगे और यहाँ गैमेट मिलने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा। सीड जो है एक छोटा सा प्लांट है और सीड जब जर्मिनेट करता है तो एक नया प्लांट निकलता है। तो जब सीड बन जाएगा तो एक नया प्लांट बन जाएगा और एक ही जैसे फ्लावर से ये बनता चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आगे जाके एक बड़ी कंडीशन आएगी, जब पॉलन ग्रेन्स जब इसके ऊपर ये सीड जो है, सीड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इस कंडीशन कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का एक फिनोमेना आता है जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, प्लांट्स में प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, सीड का भी प्रोडक्शन कम होगा और जो आपको चीजें चाहिए वो भी कम मिलने लगेगी। तो जैसे मान लीजिए हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं का भी प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर तक, जैसे यहां से यहां दूसरे प्लांट तक ले जाएंगे, इसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ प्लांट्स ने अपने आप से जर्मिनेट करी है यानी जनरेट करी है, कि प्लांट खुद से ही इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते उसने अपने अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस बना ली जिसकी वजह से अब सेल्फ पॉलिनेशन ना होके क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यानी और देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही प्लांट में चले जाना पॉलन ग्रेन का, और क्रॉस पॉलिनेशन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाना। अब दूसरे प्लांट से मतलब ये ना समझिएगा कि जैसे यहाँ पे एक गुलाब का फ्लावर है और दूसरा भी गुलाब का फ्लावर है तो गुलाब का गुलाब में ही जाएगा, ये ना कहिएगा गुलाब का जो है वो या अंगूर का फ्लावर जो है वो संतरे के फ्लावर में पॉलन ग्रेन चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं, अंगूर वाला अंगूर में ही जाएगा, संतरे वाला संतरे में ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो आउट ब्रीडिंग के लिए का मतलब क्या है कि फ्लावर, एक फ्लावर यहाँ है और दूसरा फ्लावर किसी दूसरे प्लांट के ऊपर है, दो अलग अलग प्लांट है, यानी एक रोज का प्लांट ये तो दूसरा भी रोज का प्लांट ये है, और यहाँ के फ्लावर से यहाँ तक आएगा, ये आउट ब्रीडिंग होगी। क्लियर हो रहा है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या करा गया, प्लांट ने अपने अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशन करी जैसे हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि इनमें एंथर या पॉलन ग्रेन जहां पे बनते हैं उस स्ट्रक्चर कहते हैं स्टेमन, और जहां फीमेल गैमेटोफाइट है वो है कार्पेल या पिस्टल। तो कार्पेल या और पिस्टल या स्टेमन के बीच जो डिस्टेंस है अगर ये बराबर हुआ तो पॉलन ग्रेन आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टिग्मा बहुत ऊंचा कर दिया जाए और ये स्टेमन बहुत नीचा हो तो क्या होगा, तो ये पॉलन ग्रेन यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहलाती है हेट्रोस्टाइली। इसके बाद आती है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट हो रहे हैं वो इसके अंदर जर्मिनेट हो रहे हैं और ओवा या एग इसमें बन रहा है। तो अगर एग सेल इसमें है और पॉलन ग्रेन इसमें है, अगर दोनों सेम टाइम पे जर्मिनेट कर गए यानी दोनों एक ही टाइम पे बन गए तो इधर से इधर आ जाएगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एग पहले बना है बहुत पहले और पॉलन ग्रेन बहुत बाद में बना है तो दूसरा वाला पॉलन ग्रेन आके इससे फर्टिलाइज कर जाएगा। लेकिन अगर, तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में या तो पॉलन ग्रेन पहले बन जाएंगे बहुत पहले या एग बहुत पहले बन जाएगा। क्लियर। सेल्फ स्टेराइलिटी। अब कहते हैं कि अगर साहब मान लीजिए दोनों सेम टाइम पे बन भी गए, दोनों सेम टाइम पे बन गए कि एग इधर पॉलन ग्रेन बना हुआ है, इधर एग बना हुआ है, तो पॉलन ग्रेन इधर से इधर आ जाएगा
लेकिन जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो स्टिग्मा के केमिकल कंपोजिशन में और पॉलन ग्रेन के केमिकल कंपोजिशन में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, क्योंकि एक ही प्लांट का है। तो इसकी वजह से ये स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को अंदर जाने ही नहीं देगी, यानी जर्मिनेट नहीं होने देगी। उसे कहते हैं सेल्फ स्टेराइलिटी। क्लियर हुआ? यानी कि अपने पॉलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पे अगर आ गया है तो उसे जर्मिनेट नहीं होने देना, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेराइलिटी। इसके बाद अगली कंडीशन आती है डिक्लाइनिंग यानी यूनिसेक्सुअलिटी। अब यहां अगर मेल फीमेल में से सिर्फ एक ही पार्ट हो, या तो मेल फ्लावर हो या सिर्फ फीमेल फ्लावर हो, तो इस कंडीशन क्या कहेंगे? डिक्लाइनिंग। ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पपीते का प्लांट यानी पपाया। पपाया में क्या होता है कि हमारा एक एक प्लांट जो है उसमें तो पपीते निकलते रहते हैं, लेकिन दूसरे वाला खाली गड़ा रहता है। तो दूसरा जो खाली है जिसमें पपीते नहीं निकल रहे हैं वो कैसा है? वो मेल प्लांट है। क्लियर है? तो उसमें मेल फ्लावर निकल रहे होंगे, जिसमें पपीते निकल रहे हैं उसमें फीमेल निकल रहे होंगे। क्लियर? अब इसके बाद एक और डिवाइस हुई आउटब्रीडिंग के लिए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होगा? हम बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे। ठीक है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ कि साहब हमने क्या करा, हमने मेल फ्लावर का पार्ट जो है वो काट दिया, पार्ट का मेल पार्ट काट दिया, स्टेमन को हमने कट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, मैस्कुलेशन यानी मैस्कुलिन कैरेक्टर यानी मेल पार्ट को हटा देना, यानी मेल पार्ट को अगर एलिमिनेट कर दिया है किसी प्लांट से तो उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं? हम इस पॉलन ग्रेन को यहां आने से रोक सकते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब क्या करते हैं हम? इसके बाद इसमें बैगिंग कर देते हैं, बैग लगा देते हैं, बटर पेपर का हम एक बैग लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ आ ही नहीं पाता है। और फिर हम क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से कनेक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और यहाँ पे बैग को हटाते हैं और उसके ऊपर डस्टिंग करते हैं और फिर रीबैगिंग कर देते हैं, दोबारा से ढक देते हैं, और वो दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन यहाँ आके अंदर फर्टिलाइज कर जाएंगे। क्लियर? तो ये कैसा हो गया फर्टिलाइजेशन? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्लियर? तो दूसरा तरीके का हो गया, यानी जीनोगैमी टाइप का। अब बात करते हैं आगे अगली हेडिंग की, उसमें आता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखिए अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ। जब पॉलन ग्रेन यहां आया स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा अगर इसे जर्मिनेट कराने देती है तो पॉलन ग्रेन के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे जर्म सेल, एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो टू सेल के स्टेज पे यहाँ आके बैठ जाता है। स्टिग्मा इसे कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि साहब तुम जो हो यहाँ से अपने अंदर से जर्म सेल को डिवाइड करो दो पार्ट में और दो मेल गैमीट बनाओ, और जो वेजिटेटिव सेल है उससे कहता है कि आगे की तरफ बढ़ो और पॉलन ट्यूब बनाओ। ये पॉलन ग्रेन पिस्टल के ऊपर जब आता है, पिस्टल पार्ट आपको समझ में आया, पिस्टल फीमेल वाला पार्ट, तो पॉलन ग्रेन जब पिस्टल के ऊपर आता है तो ये पिस्टल और पॉलन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी केमिकल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। और यहीं पे ये डिसाइड होता है कि क्या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं। जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? ये सेल डिवाइड होगी और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इसे कहते हैं जर्मिनेशन। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के ऊपर। क्लियर है? अगर सेम टाइप के केमिकल होंगे और वो इसे अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना चाह रहा है तो ये जर्मिनेट होगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना चाह रहा है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी। इनकम्पैटिबल यानी कंपैटिबल नहीं है, ये इसके ऊपर जर्मिनेट होने के लिए कंपैटिबल नहीं है। क्लियर होता है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आगे जर्मिनेट करेगा और अंदर की तरफ जाएगा और वहां ओव्यूल से मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा। एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बने, अभी हमने आपको बताया कि एक पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट बनते हैं। तो एक मेल गैमेट और उधर एम्ब्रियो सैक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। एक ओव्यूल जो है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी हमने आपको दिखाया था। एक ओव्यूल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ओव्यूल का होता है। ठीक है? इसमें ये दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये माइक्रोपाइल रीजन होता है, ये वाला जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल रीजन है,
ये न्यूक्लियस का रीजन है और माइक्रोबाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला एंड इसे कहते हैं चैलेजा। चैलेजा, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट और ये माइक्रोबाइल। ठीक है, यहां है एम्ब्रियो सैक। ये कौन है? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में ये दो सेल हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये दो सेल हैं सिनर्जिड, और ये तीन सेल एंटीपोडल सेल, ये सिनर्जिड, और एक ये एग सेल, एक एग सेल, और बीच में होती है सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे सेक्शन हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे की तरफ, हमारी दूसरी वीडियोस के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि इसको पूरा हमने डिफाइन किया हुआ है। आप पूरा समझ जाएंगे कैसे ये बना है, कैसे क्या हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इससे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इस पार्ट को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हम यहाँ एम्ब्रियो सैक बनाए दे रहे हैं। इस एम्ब्रियो सैक में ये दो तीन एंटीपोडल सेल है, जो चैलेजा की साइड है, ये वाली साइड में एंटीपोडल सेल है। इधर तुम्हारी हो गई सिनर्जिड्स और ये हो गई एग सेल, और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है जो एक सेल के अंदर बन रहे हैं। क्लियर? तो ये 7 सेल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल है, 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने हैं देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो न्यूक्लियस होते हैं बीच में। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है। 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज होती है हमारी एम्ब्रियो सैक की। उधर पॉलन ग्रेन में कितने गैमेट बने थे? 2 मेल गैमेट बने थे। एक मेल गैमेट आके सेंट्रल सेल से यानी दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, और दूसरा मेल गैमेट आके एग से फ्यूज होगा। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसे कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना था वो नावास्किन ने दिया था। ये फिनोमेना किसने डिस्कवर किया? नावास्किन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब देखिए ये तो हो गए प्री फर्टिलाइजेशन, ये यहां तक तो हो गए प्री फर्टिलाइजेशन, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन तक। इसके बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ये एक मेल गैमेट था, और ये क्या थी? पोलर न्यूक्लियाई। तो मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? दूसरा यहां एक मेल गैमेट था, और ये था एग सेल। तो जब मेल गैमेट एग सेल से मिलेगा तब क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो। क्लियर? अब हम लोग इसके बाद के स्ट्रक्चर यहां पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। एंडोस्पर्म यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्लॉइडी की बात करिए, प्लॉइडी अभी हमने आपको यार डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। तो प्लॉइडी देखिए यहाँ टू, एक हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक पूरा हैप्लॉइड होता है, यानी हर सेल एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। क्लियर? और मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड होता है। तो जब एक एन और ये दो एन मिलेंगे तो ये कितने एन बनेगा? 3 एन की कंडीशन आ जाएगी, 3 एन, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और एम्ब्रियो कितने एन होगा? एक एन और एक एन, तो कितने एन? 2 एन की कंडीशन आ गई। ये नीचे वाले नहीं, ये नीचे वाले सिनर्जिड्स हैं। ये क्या है? सिनर्जिड्स। क्लियर हो गया? और ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स। देखिए इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, परेशान न होइएगा, आगे की जो वीडियोस हैं उनमें सब कुछ डिटेल में आपको मिलता रहेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना हम समझा दे रहे हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा? आप एंडोस्पर्म। क्लियर हो रहा है? इसको हटाते हैं हम। तो ये एंडोस्पर्म जो बन रहा है किससे बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। और जो एम्ब्रियो बन रहा है, ये एम्ब्रियो
इसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। अगर एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से आगे क्या बढ़ता है। देखिए एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और एम्ब्रियो के आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सीड। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की कि क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो आपने अभी फ्लावर में पढ़ा सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम में अभी आपने पढ़ा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर। क्लियर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कैलिक्स शेड ऑफ, कोरोला शेड ऑफ, एंड्रोशियम शेड ऑफ, गिर जाते, ये झड़ जाते हैं। गाइनोशियम में स्टिग्मा शेड ऑफ, स्टाइल शेड ऑफ, ओवरी बिकम्स फ्रूट। तो फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी ओवरी का जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, ओव्यूल का जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट। ओवरी का किसमें बदल गई, फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें बदल गया, सीड में। और सीड के अंदर अभी हमने देखा ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो साइट था, एम्ब्रियो साइट में ये क्या दो स्ट्रक्चर बने थे, एक बना था एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में, इस सीड में अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए तो इस तरीके के सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ये लिखते चलिएगा, जो चीजें नहीं अभी आपने लिख पाई हैं तो उसको बैक करके वीडियो में पीछे जाके फिर से लिख लीजिएगा। क्लियर। जो चीजें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो गई वो आपको समझा दिया। एम्ब्रियो अगर डेवलप होगा और इसके अंदर, सीड के अंदर एक कॉटिलीडन रह जाता है तो उसे कहते हैं मोनोकॉट, और अगर दो कॉटिलीडन हो जाएंगे, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो गया है तो दो कॉटिलीडन बन जाएंगे। अगर आधा कंज्यूम हुआ है तो एक कॉटिलीडन बनेगा। तो अगर एक कॉटिलीडन, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सीड्स की, जो सीड है वो कैसा है, डाइकॉट या मोनोकॉट, दो टाइप के सीड हो सकते हैं, या तो डाइकॉट सीड हो सकता है या मोनोकॉट सीड हो सकता है। तो अगर हमने बात करी कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर डेवलपमेंट हो रहा है और पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है एंडोस्पर्म, तो किस तरीके का सीड बनेगा, मोनोकॉट सीड। और अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है तो देखिए मोनोकॉट सीड में क्या होगा, मोनोकॉट सीड में जो कंडीशन आएगी उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशन में ये होगा कि हमारा जो एंडोस्पर्म है ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा। और जो डाइकॉट सीड होंगे उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के बारे में। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रू फ्रूट, दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट हैं जो डायरेक्ट ओवरी से बन रहा है, यानी कि आपकी जो राइपन ओवरी है उससे डायरेक्ट बन रहा है, तो वो हो गए आपके ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के अलावा थैलेमस का भी पार्ट आ रहा है या कुछ और पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रूट को बनाने में, तो उस तरीके के फ्रूट्स कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जैसे आपका हो गया एप्पल, ये फॉल्स फ्रूट है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं यहीं पे, थोड़ी सी आगे चलते हैं। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है इनमें क्या होता है, ये बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। यानी अभी हमने आपको बताया कि साहब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियो में, और फिर जो ओव्यूल था एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके कहीं फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो उस तरीके के फ्रूट कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब बात कर लेते हैं, तो फ्रूट यहाँ पे समझ में आ गए, इन्हीं के हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्रूट की वॉल्स को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, या क्या होता है कि फ्लैशी होती है या नहीं होती है। दो तरीके के फ्रूट होते हैं, ड्रूप होते हैं, बेरी होते हैं। इस तरीके की बात हम लोग बाद में करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आखिरी हमारी हेडिंग जो है वो है एपोमिक्सिस और पॉलीएमर। एपोमिक्सिस क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ
asexual reproduction which mimics sexual reproduction, यानी कि ये वो asexual reproduction का पार्ट है जो sexual reproduction की मिमिक्री कर रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको जो बताया कि ओव्यूल जो हमारा होता है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है। इस ओव्यूल में हमारे ये स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर वाली एंटीपोडल सेल्स और ये है, ठीक है। यहाँ की जो सेल्स हैं, जितनी भी बची हुई सेल्स हैं आसपास की, उन्हें सबको हम कह देते हैं न्यूसेलस। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब क्या है, न्यूसेलस है। क्लियर, ऊपर वहां पे भी दिख रहा है न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस है, अगर न्यूसेलस की सेल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाए एम्ब्रियो में, यानी फर्टिलाइजेशन, यहां में बताया आपको एग से फर्टिलाइजेशन होगा जब एक मेल गैमेट का, तब बनेगा एम्ब्रियो। लेकिन अगर एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, यानी न्यूसेलस की सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ एक एम्ब्रियो बन गया, यहाँ एक एम्ब्रियो बन गया, यहाँ एक एम्ब्रियो बन गया, इस तरीके से ढेर सारे अगर एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो इस तरीके के ढेर सारे एम्ब्रियो यानी पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन समझ में आ गई। इस कंडीशन कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यानी मोर देन वन एम्ब्रियोस प्रेजेंट इन अ सीड, किसी एक सीड, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सीड। सीड के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन क्या कहला रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी हो रहा है। सिट्रस वगैरह में आपको मिल जाएगा ये पॉली एम्ब्रियोनी, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आप इसकी चिंता ना करिएगा कि डिटेल में नहीं मिलेगा, हमारी वीडियोस डिटेल में भी हैं, हम आपको इसके लिंक नीचे दे देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको कि डिटेल में क्या क्या है। इसके बाद एक आता है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड ये क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड वो सीड है कि हमने एक प्लांट, मान लीजिए हमारा जो पोटैटो प्लांट है, उस पोटैटो प्लांट में हमारा एक में शुगर कंटेंट ज्यादा है, शुगर कंटेंट, दूसरे में डिजीज से रेजिस्टेंस है। तो यहां मोर शुगर कंटेंट है और यहां डिजीज रेजिस्टेंट है, यानी ये वाला प्लांट दोनों है किसके, पोटैटो के, लेकिन एक में डिजीज से रेजिस्टेंट है और दूसरा शुगर कंटेंट ज्यादा, इसमें शुगर ज्यादा है, इसमें डिजीज। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों चीजें चाहिए। तो ऐसा प्लांट कैसे बनाया जाए, इसके स्टिग्मा पे इसके पॉलन ग्रेन को शेड करा देंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, जीनोगैमी हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जीनोगैमी हो गया। देखिए ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी को हम रख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, और इसको कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने जब यहाँ पे वर्ड जीटोनोगैमी है, जीटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन कब कहा जाएगा, जब हम बात करेंगे इसके जेनेटिक ऑर्डर की। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कब कहा जाएगा, जब हम बात करेंगे इसके फंक्शनल फंक्शंस के बेसिस पे। तो फंक्शनली ये जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया और यहाँ से हमने एक नया सीड बनाया, उस सीड को हमने बो दिया। इसके बाद जो सीड बनेगा, फ्लावर के बाद आगे से सीड ही तो बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अभी हमने देखा कि सीड बनता है। तो सीड को हमने बोया जब जमीन में, तो इससे हमें जो नया प्लांट मिलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। इस तरीके के सीड को कहते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड की खास बात यह है कि इसे हमेशा डेवलप करना पड़ता है हमें अपने पेरेंटल प्लांट से। ये नहीं है कि सीड से जो नया प्लांट निकला अब हमने सोचा कि भाई इससे भी एक नया सीड जो आएगा उसमें भी दोनों कैरेक्टर होंगे, ना 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 ना, तब दो कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। तो दो कैरेक्टर क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेंडल का लॉ है सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेट करता है, फिर या तो शुगर कंटेंट ज्यादा होगा या फिर डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादा होगा, ये नहीं होगा कि दोनों हो जाए। तो इस वजह से हम इस सीड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम फिर से ऐसे ही सीड डेवलप करें। इसलिए हाइब्रिड सीड जो है वो महंगे होते हैं, क्योंकि हमें बार बार सीड को डेवलप करना पड़ता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में ये सारी चीजें दी हुई हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे एनसीईआरटी में जितनी भी हेडिंग्स थी, यही कुछ हेडिंग है, इन्हीं हेडिंग को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जाके हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल में आप जाके यहाँ पे इसको पूरा स्टडी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिएगा। एनसीईआरटी की ही ये हेडिंग्स है जिनको समझाया गया है। आप डिटेल में जो भी परेशानी होती है आप एनसीईआरटी की हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर जाके हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज जो है बायोलॉजी बाय आसिम सर, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा सारी चीज़ें फेसबुक पेज की भी, तो वहाँ पे आप जाके फोटो क्लिक करिए एनसीईआरटी की बुक से। आपको जो भी डाउट हो रहा है आप फोटो क्लिक करके आप फेसबुक के ऊपर जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीज़। क्लियर है? हो सका तो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस बना के उसकी दे सकता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, या क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में जा जाके आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी परेशानी होती है आप मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको पूरी चीज़ें कंप्लीटली पढ़ाता रहूँगा। और वीडियो में कोई भी परेशानी हो रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब के लिए थैंक यू।